सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन, जहां हम बात करेंगे सर किसकी, साड़ी 2410। साड़ी पहनने की सही उम्र क्या होती थी, पिछले सेशन में सीखा है 24 साल। ठीक है सर। अब ये 2410 किसकी बात करता है सर, ये भी बात करता है कि रिव्यू इंगेजमेंट की। रिव्यू किसकी, आई फॉर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आई फॉर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कौन करेगा सर, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटर। जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटर है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, वही यहां पे रिव्यू का पार्ट भी करता है। तो 2400 में मैंने क्या बोला था, इट विल बी परफॉर्म बाय अ प्रैक्टिशनर हु इज नॉट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, बट 2410 में मैं कह रहा हूं रिव्यू कौन करेगा, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटर है। अब सर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, सो बेसिकली दिस इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर अ पीरियड लेस देन अ ईयर। सो जनरली ये हमारे इंडिया में क्या होता है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। ये कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, यानी बैलेंस शीट भी आएगा, पीएनएल भी आएगा, कैश फ्लोज भी आएगा, उसके नोट्स टू अकाउंट्स भी आएंगे, या फिर ये कंडेंस्ड हो सकते हैं, यानी बैलेंस शीट पीएनएल बट नोट्स इसमें नहीं आएंगे। अब सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन। हम जब भी रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू में ओपिनियन वर्ड नहीं यूज करते, कंक्लूजन वर्ड यूज करते हैं। सो टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन दैट ऑन द बेसिस ऑफ अ रिव्यू, क्या हमको कुछ ऐसा मिला, एनीथिंग हैज कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन टू बिलीव दैट ये जो आईएफआई है, आईएफआई मतलब इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो क्या आपको एप्लीकेबल एफआरएफ के कंपैरिजन हिसाब से आईएफआई में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं मिली, इसके बारे में आप कंक्लूजन एक्सप्रेस करोगे। अब सर ये जो 2410 है, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस, ऑडिट प्रोसीजर्स प्लस मिसलेनियस। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस में वही बेसिक बातें जो हम पहले सीखते थे, हम एग्री करेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को इन एंगेजमेंट लेटर। सर क्या क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होती थी, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये दोनों कौन है, ऑडिटर और मैनेजमेंट। सो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किससे लिंक करते थे, एप्लीकेबल एफआरएफ। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किससे लिंक करते थे, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। अब आ जाओ ऑडिट प्रोसीजर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एसआरई। सबसे पहले सर बात करते हैं प्रोसीजर्स की, टू अंडरस्टैंड या अपडेट द अंडरस्टैंडिंग। सर टू अपडेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, हम अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, हम अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए क्या करते हैं सर, रोज सुबह रीडिंग करते हैं। किसकी रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं। अच्छा, क्या न्यूज़पेपर में सिर्फ रीसेंट खबरें होती हैं या पुरानी बातें भी होती हैं, सर दोनों होती है। तो यहां पे भी हम रीड करेंगे पुरानी बातें और रीसेंट बातें। कम ऑन, पुरानी बातें और रीसेंट बातें। पुरानी बातें मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ द प्रीवियस ईयर उनको, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड टू द रिव्यू। अब ये रिव्यू कौन सा, एक तो इस साल में जो पहले क्वार्टर गए हैं, इस साल में जो पहले क्वार्टर गए हैं, यानी प्रायर इंटरिम पीरियड्स, प्रायर इंटरिम पीरियड्स ऑफ द करंट ईयर। ठीक है सर। दूसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरिम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरिम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो फॉर एग्जांपल अगर आप रिव्यू कर रहे हो Q2 फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो अब इसके लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखोगे, एक तो ऑडिट के फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, पिछले साल का ऑडिट। ठीक है सर। प्लस Q2 से पहले कौन सा क्वार्टर गया, Q1, तो जो Q1 के रिव्यू है उसके डॉक्यूमेंट्स देखोगे। प्लस Q2 का पिछले साल का कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर क्या था सर, Q2 24-25 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर था Q2 23-24। तो इन सब के डॉक्यूमेंट्स आपको देख के चलने हैं। सो वी विल सी द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ऑडिट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड रिव्यू ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर। गॉट इट सर। प्लस पुराने के साथ साथ मोस्ट रीसेंट जो भी आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एनुअल एंड कंपेरेबल, वो भी आप रीड करके चलोगे। अब जब आप ये सब चीजें रीड कर रहे हो, हमें कौन सी रिस्क पे फोकस करना है, मामूली रिस्क या सिग्निफिकेंट रिस्क, सर सिग्निफिकेंट रिस्क। सो डू कंसीडर द सिग्निफिकेंट रिस्क। अब सिग्निफिकेंट रिस्क के एग्जांपल सब तो मेरे को लगता है सबके दिमाग में बैठ गए होंगे। कॉम्प्लेक्स फ्रॉड, कॉम्प्लेक्स फ्रॉड का मतलब था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, fraud, related party, outside normal course of business, unusual transactions, significant developments and degree of subjectivity in significant accounting estimates। तो एग्जांपल के तौर पे इन्होंने फ्रॉड का एग्जांपल ले लिया, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स विच वाज आइडेंटिफाइड इन प्रायर पीरियड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मुझे बताओ सिग्निफिकेंट रिस्क का क्या मतलब है।
हाई रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो अगले पॉइंट में हम मटीरियल मिसस्टेटमेंट की बात करेंगे। कंसीडर द नेचर ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, करेक्टेड और अनकरेक्टेड। कम ऑन, करेक्टेड और अनकरेक्टेड विच वर आइडेंटिफाइड इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मटीरियल मिसस्टेटमेंट मटीरियल है कि नहीं, अब मटीरियल मिसस्टेटमेंट मटीरियल है कि नहीं, इसके लिए क्या कंसीडर करेंगे, मटीरियलिटी। और मटीरियलिटी दो ही चीजों के लिए की जाती है कि जो भी मटीरियल आइटम्स है उनको टेस्ट करके चलो, दैट इज द नेचर ऑफ प्रोसीजर, और उसके बाद जो मिसस्टेटमेंट मिले उनको चेक करो कि वो मटीरियल है कि नहीं, यानी इवेल्युएटिंग द मिसस्टेटमेंट्स। तो ये 5 पॉइंट आपको बस याद रख के चलने, आईसीआई ने भी कहा है बस 5 पॉइंट याद रख के चलो क्वेश्चन बैंक में। सबसे पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे पुरानी बातें, रीसेंट बातें, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड ऑडिट एंड रीसेंट इंटरिम पीरियड्स, ठीक है सर। फिर जो भी रीसेंट आपके पास एनुअल और कंपेरेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको रीड करो। दूसरी चीज क्या करेंगे, रीड करते करते फोकस करेंगे सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क के बाद हमारे फोकस आएगा मटीरियल मिसस्टेटमेंट पे। अब चेक करो मटीरियल है कि नहीं, उसके लिए कंसीडर करेंगे मटीरियलिटी। ठीक है बॉस, ठीक है सर। इसके अलावा अदर पॉइंट्स दैट यू कैन कंसीडर हियर इज मटीरियल वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल। इसके अलावा भी मैं बताता हूं, सबसे पहला पॉइंट देखो, रिजल्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। क्या इंटरनल ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल में कोई वीकनेस निकाली है, क्या इसने कोई चेंजेस इन द इंटरनल कंट्रोल बताए हैं, प्लस व्हाट आर योर रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सर रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, अरे बाबू तुम सिर्फ रिव्यू थोड़ी कर रहे हो, ऑडिट भी कर रहे हो। यहां रिव्यू करने वाला बंदा वही तो है जो ऑडिट भी कर रहा है। हाँ, तो जो उसने ऑडिट प्रोसीजर्स करे उसके जो रिजल्ट्स निकले हैं उसको भी वो अपने रिव्यू में कंसीडर कर सकता है टू अपडेट द अंडरस्टैंडिंग। तो एक बार अपनी किताब पे आओगे तो देखो यहीं लिखा है एसआरई 2410 कब अप्लाई होता है, जब आप रिव्यू करते हो आईएफआई बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आईएफआई की डेफिनेशन एक बार रीड कर लेना, बस ये कहता है इट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ पीरियड शॉर्टर देन द होल एनुअल पीरियड, ठीक है सर। एग्जाम्पल क्वार्टर ऑफ अ ईयर। फिर हमने ये वाला क्वेश्चन अभी कवर किया, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरनमेंट, इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। सेकंड थिंग कम्स इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर। तो आईसीए क्या क्वेश्चन लिख के देगा एग्जाम में, ये वाला। सारे बच्चे मेरे साथ रीड करो, कम ऑन। ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, environment or internal control, risk assessment and materiality affects the nature and extent of inquiry, analytical procedure and other procedure. What are the procedures auditor ordinarily performs? तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, क्या मैं सीधा इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स के पास जाऊं या यहां पे भी रीडिंग से स्टार्ट करें? यहां पे भी रीडिंग से स्टार्ट करें सर, हम यहां पे भी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पिछली बार अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करने में क्या रीड की थी, पुरानी बातें और रीसेंट बातें। यहां क्या रीड करेंगे, चटपटी बातें। मुझे बताओ चटपटी बातें कहां डिस्कस होती हैं, बता दो जरा। जो चटपटी बातें हैं वो कहां डिस्कस होती है सर, चटपटी बातें डिस्कस होती है मीटिंग्स में। किसकी मीटिंग्स में, शेयर होल्डर्स की, टीसीडब्ल्यूजी की, कमिटीज की। तो उनकी मीटिंग्स में क्या क्या डिस्कस हुआ उसको रीड करो, ठीक है सर। दूसरी बात, अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है, अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो इंक्वायर करो मीटिंग्स में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट जो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे सर, क्या, रीड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, टीसीडब्ल्यूजी एंड कमिटीज टू आइडेंटिफाई क्या कोई ऐसे मैटर्स है जो अफेक्ट करते हो आपकी आईएफआई को। इसमें अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो यू कैन इंक्वायर अबाउट दोस मैटर्स। अब सर जनरली पढ़ते पढ़ते क्या होता है, हमें पुरानी बातें याद आती हैं, पुरानी कुछ ऐसी बातें याद आती है जो हमें चिंता क्रिएट करती हैं। सर बताओ ऑडिटर को चिंता किससे होगी, सर ऑडिटर को चिंता होगी उन मैटर्स की वजह से जिनकी वजह से पिछली बार ओपिनियन मॉडिफाई किया था। जो ऑडिटर है उसको चिंता किससे होगी, उन मैटर से जिसकी वजह से पिछली बार ओपिनियन मॉडिफाई किया था। तो जब ये बेचारा रीड कर रहा था इसने कंसीडर किया इफेक्ट ऑफ द मैटर्स विच गेव राइज टू मॉडिफिकेशन इन द प्रीवियस ऑडिट और रिव्यूज। अब जब आपको चिंता होती है तो आप क्या करते हो, अपने दोस्त को कॉल करते हैं। इसका दोस्त कौन है, कंपोनेंट्स का ऑडिटर। तो कम्युनिकेट विद द अदर ऑडिटर्स व्हेन यू आर रिव्यूइंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है सर, तीन बातें हो गई, तीन बातें हो गई। जल्दी से बताओ क्या क्या। सबसे पहले हमने क्या किया, रीड करें मिनट्स ऑफ द मीटिंग। जब रीड कर रहे थे तो हमको चिंता हुई अबाउट द मैटर्स विच गेव राइज टू मॉडिफिकेशन इन द प्रीवियस ऑडिट और रिव्यूज। जैसी चिंता हुई तो क्या किया, फोन लगाया। किसको फोन लगाया सर, हमने फोन लगाया कंपोनेंट के ऑडिटर को, अदर ऑडिटर को, क्योंकि
उससे कम्युनिकेट करना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप कंपोनेंट के फाइनेंशियल्स का भी रिव्यू कर रहे हो। जब ये तीनों चीजें हो गई, अब क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी कौन से 3 मैटर्स के करते थे? बेसिक, चेंजेस या कुछ नया। कम ऑन, बेसिक, चेंजेस या कुछ नया। सर बेसिक का क्या मतलब है? बेसिक का मतलब है आप उनसे पूछो जो हमारी आईएफआई है, इट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। चेंजेस का क्या मतलब है? वेदर देयर आर एनी चेंजेस इन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स। फॉर एग्जांपल, पहले ऑपरेटिंग लीज थी, आज फाइनेंशियल लीज हो गई है, या फिर आपने कोई नई ट्रांजैक्शन करी विच रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि न्यू लीज। तो हमारी इंक्वायरी किन मैटर्स को लेके होगी? 3 चीजों को लेके, बेसिक, कुछ चेंजेस, कुछ नया। अगली इंक्वायरी क्या थी? सच्ची सच्ची बताओ, सच्ची सच्ची बताओ। मैनेजमेंट को पूछेंगे, सच्ची सच्ची बताओ क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, आईएफआई में कोई नॉन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो नहीं है? कोई नॉन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो नहीं है? अगर नॉन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट होगी तो मैनेजमेंट अच्छी है या मैनेजमेंट फ्रॉड है? जल्दी से बता दो। अगर नॉन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट छोड़ रखी है तो मैनेजमेंट तो बहुत ही अच्छी है या मैनेजमेंट फ्रॉड है? सर मैनेजमेंट फ्रॉड है। तो अगला पॉइंट जो हमको यहां पे कंसीडर करना था यही था कि हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, सच्ची सच्ची बताओ, डज द आईएफआई कंटेन नॉन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट? इफ द आंसर इज यस, मैनेजमेंट इज अ फ्रॉड। अब फ्रॉड का मतलब क्या था? एफ फॉर, हम फ्रॉड को लेके 2 इंक्वायरी करेंगे। क्या कोई ऐसा फ्रॉड है which involves the management या internal control वाले employees, the employees which are involved in internal controls, या कोई ऐसा fraud है that has been communicated by employees or anadis। सर अनाडीज का क्या मतलब था? जल्दी से बताना। what do you mean by anadis? Analyst, regulators and others। फिर हम related party transactions के disclosure के बारे में इंक्वायरी करेंगे। ए का मतलब क्या था? जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं उनमें आप मैनेजमेंट के इंटेंट को लेके इंक्वायरी करोगे। यू का मतलब क्या था? अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होता है जनरली, बट यहां था अनयूजुअल सिचुएशंस। क्या इस क्वार्टर में कोई मैनेजमेंट का मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो रहा है, या फिर ये अपने किसी डिवीजन या सेगमेंट को सेल ऑफ कर रहे हैं। एंड डी था, क्या ये लोग कंप्लाई कर रहे हैं विद द डेट कोवेनेंट्स? तो जो इन्होंने लोन ले रखे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। बात समझ में आती है? समझ गए सर। तो इंक्वायरी में मोटा माटी बस आपने इतने पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर में बस आइडेंटिफाई द अनयूजुअल रिलेशनशिप्स, क्या कोई अनयूजुअल रिलेशनशिप्स और ट्रांजेक्शन है। एंड लास्ट में बेसिक चीज है, जस्ट रीड द आईएफआई, जस्ट रीड द आईएफआई टू चेक कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? ये कंक्लूड करना, एनीथिंग हैज कम टू ऑडिटर्स अटेंशन, anything has come to auditor's attention that the IFI is not prepared in all material respects as per the applicable FRF। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो यहां हमारा इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड रिव्यू प्रोसीजर्स वाला पार्ट डन है। जो 1-2 इंक्वायरी वाले पॉइंट्स मैंने छोड़े हैं उनको बस आप एक बार रीड कर लेना। अब मेरा आप सबसे सवाल, याद है हमने एक ऐसे पढ़ा था 501? हाँ सर पढ़ा तो था। इसमें हम बात किसकी करते थे? लिटिगेशंस एंड क्लेम्स की कंप्लीटनेस की। कैसे इंश्योर करते थे कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशंस एंड क्लेम्स? सर हमको मैनेजमेंट के केसेस के बारे में कैसे पता चलेगा कि एंटिटी पे क्या केस चल रहे हैं? मैनेजमेंट से पूछ लो। हम मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। सो इंक्वायरी करते थे मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट के साइड में एक और बंदा बैठा होता था जिसका नाम था इन हाउस लीगल काउंसिल। अब ये दोनों ही लोग बड़े बोरिंग होते थे तो हम रीड करते थे चटपटी बातें। अब ये चटपटी बातें कहां लिखी होती थी? मिनट्स ऑफ द मीटिंग में। साथ ही साथ हम रीड करते थे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल और एंटिटी के बीच में क्या क्या चैट चल रही है, कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। जब ये सब चीजें हो जाती थी, बेसिक चीज और करते थे क्या, जो इनका लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस अकाउंट है उसको भी हम एक बार गो थ्रू कर लेते थे। इतनी सी बात थी। हाँ सर। क्या मैंने बोला था एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट करना कंपलसरी है? नहीं सर। आपने कहा था ये सब करते वक्त अगर आपको लगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है या और भी लिटिगेशंस एंड क्लेम्स हो सकते हैं जो मैनेजमेंट हमसे छुपा रही है, जो मैनेजमेंट हमसे हाइड कर रही है, तो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते थे विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। यही सेम टू सेम बात आपकी किताब में लिख रखी है। इट इज नॉट नेसेसरी टू सेंड अ इंक्वायरी लेटर टू द एंटिटीज लॉयर, बट इट मे बी अप्रोप्रिएट। अगर आपके अटेंशन पे कोई ऐसा मैटर आता है
जिस पे आप सवाल उठाते हो। सर किस पे सवाल उठाते हो? दैट द आईएफआई इज नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। तो फिर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन लॉयर से मिल सकती है, देन यू कैन कम्युनिकेट विद द लॉयर। तो इसके ऊपर आईसीआई हो सकता है आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। अब सर बात करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स की। मुझे बताओ सब्सिक्वेंट इवेंट्स में ऐसे 560 में क्या सीखा था? सर बड़ी सिंपल चीज सीखी थी। जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, हमारा काम होता है उनको आइडेंटिफाई करना। तो ये हमारा काम है या पहले मैनेजमेंट का काम है? मैनेजमेंट का काम है। तो हम मैनेजमेंट से अंडरस्टैंड करते थे कि आपके क्या प्रोसीजर है आइडेंटिफाई करने के, फिर उनसे इंक्वायर करो क्या आपको कोई ऐसा इवेंट मिला। सर बड़े बोरिंग लोग हैं, अगेन रीड करो, अगेन रीड करो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। कौन सी मीटिंग्स? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद होती हैं। अब इस बार और क्या रीड करेंगे? सर हम रीड करते थे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इफ इट इज अवेलेबल उसको भी हम रीड कर सकते हैं। फिर देखो क्या आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स मिले, आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सर रिव्यू में क्या ये सारा तामझाम करना है? क्या रिव्यू में इतनी मेहनत करनी है? मैंने कहा नहीं बाबा, सिर्फ दो चीजें करनी है, इंक्वायर करना है और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। तो आप इंक्वायर करो क्या जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायर था, दीज हैव बीन एडजस्टेड एंड डिस्क्लोज्ड और नॉट। तो अगर आप देखोगे यहां पे सीधा सीधा लिखा है ऑडिटर शुड इंक्वायर वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड ऑल द इवेंट्स अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट व्हिच रिक्वायर्स एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर, नो नीड टू परफॉर्म एनी अदर प्रोसीजर। तो अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 3 यही कहता है। सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन 3 रीड करो मेरे साथ। सीए पंकज चतुर्वेदी, he has issued a review report on 28th July 2022। क्वार्टर क्या है? क्वार्टर एंडिंग 30th जून 2022। अब सारे बच्चे बताओ, डिस्क्राइब हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इवेंट्स अकरिंग फ्रॉम 1st July 2022 टिल द डेट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट। क्या करना है? सर कुछ नहीं करना, बस इंक्वायरी करनी है। इंक्वायर वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड ऑल द इवेंट्स अप टू द डेट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट विच रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर। तो हमको इस केस में ज्यादा मेहनत करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अब वापस आ जाओ अपने केस में। अब सर गोइंग कंसर्न को लेके हमने एक चार्ट बनाया था, बस आपने इस चार्ट को गो थ्रू करके चलना है। मैंने कहा हम गोइंग कंसर्न में क्या करेंगे? सर जो भी आपने अब तक किया है, क्या किया है? मैनेजमेंट से इंक्वायरीज की है, आपने अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करे। जब आप ये सब कर रहे थे तो हो सकता है you identified a event or condition, you identified a event or condition that may cast a significant doubt on entity's ability to continue as a going concern। अगर ऐसा हुआ है देन बाबा यू जस्ट नीड टू इंक्वायर। इस केस में भी बस इंक्वायर करना है, चाहे 560 हो या 570, चाहे 560 हो या 570, हम क्या करेंगे? सिर्फ इंक्वायर करेंगे। सो इंक्वायर द मैनेजमेंट अबाउट इट्स प्लान्स, कि क्या उनके प्लान्स हैं, प्लस क्या वो प्लान्स फीजिबल है एंड दे विल इंप्रूव द सिचुएशन। ठीक है सर। दूसरी चीज, जो भी ये मामला है इवेंट और कंडीशन, दैट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट शुड बी एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मालिक जब हमने गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर कर लिया तो इसका रिपोर्टिंग वाला पार्ट भी कर ही लेते हैं। जब इतना खर्चा हो ही गया तो 2 चिप्स भी ले ही लेते हैं। देखो गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग क्या कहती है, अगर आपको कोई मटीरियल अनसर्टिनिटी मिलती है तो हमको आईएफआई में क्या चाहिए? एडिक्वेट डिस्क्लोजर। तो अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो ऑडिट में क्या डालते थे? मुर्ग पैरा। यहां मुर्ग पैरा नहीं डालेंगे, यहां हम डालते हैं ईओएम पैरा, यानी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। ठीक है, हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं बाय एडिंग ईओएम पैरा। बट अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है तो क्वालिफाइड और एडवर्स कंक्लूजन देके चलेंगे। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। इसके बाद हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था बताना? गोइंग कंसर्न के बाद सर, गोइंग कंसर्न के बाद, गोइंग कंसर्न वाला पार्ट हमारा यहां पे ओवर हो गया। डाउट अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। डाउट अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब मान लो आपने देखा एंटिटी ने कुछ सेल्स की थी, एंटिटी ने मार्च के महीने में कुछ सेल्स की थी, बट उन्होंने फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिखाया, उन्होंने उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिखाया, उन्होंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाया। तो सेल्स के रिगार्डिंग में क्या कर सकता हूं? सर जो सेल्स और मार्केटिंग का बंदा है आप उससे इंक्वायरी कर लो, वो कहते हैं सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है, तो आप अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करके वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो। तो यही बात लिखी है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है किसी सिग्निफिकेंट सेल्स ट्रांजैक्शन पे तो यू कैन परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर लाइक एडिशनल इंक्वायरीज विद द मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग पर्सोनल, एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन रीड द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। इजी सर। देन कम्स अनदर क्वेश्चन, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। सर इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट में क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है,
जो भी आपकी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट बोले तो मैंने एज अ ऑडिटर आइडेंटिफाई करी बट मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रही, ठीक है सर। तो जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है, यू नीड टू इवेल्युएट वेदर इंडिविजुअली or collectively these are material misstatement. Once you are evaluating whether these are material misstatement, it requires application of professional judgment. If you feel that yes these are material misstatement, then it requires material adjustment. अब material misstatement है तो material adjustment करनी पड़ेगी, then it requires material adjustments in your IFI. So कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने जो भी uncorrected misstatements है उनको evaluate करना है, क्या ये material तो नहीं, अगर वो material है आपकी professional judgment में तो फिर आपको material adjustment करानी है, बस इतनी सी बात ध्यान रख के चलना। अब सर एक बात बताओ, what is the auditor's responsibility for other information? सेम टू सेम जो ऑडिट में थी, सेम टू सेम जो ऑडिट में थी, यानी जो अदर इंफॉर्मेशन होती है एनुअल रिपोर्ट में, मुझे उसको ऑडिट नहीं करना, बस रीड करना है। मुझे उसको ऑडिट नहीं करना, बस उसको रीड करना है। और रीड क्यों करना है? ये देखने के लिए कि कहीं कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं, कहीं कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं, किसके बीच में? आईएफआई और एनुअल रिपोर्ट के बीच में। जो अदर इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट में दे रखी है, जो इंफॉर्मेशन आईएफआई में दे रखी है, इन दोनों के बीच में कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं। इफ देयर इज अ मटीरियल इनकंसिस्टेंसी तो क्या होगा सर? मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, या तो आईएफआई में मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है या अदर इंफॉर्मेशन में। अगर आईएफआई में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है और मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती, देन कंसीडर द इंप्लीकेशन ऑन योर रिपोर्ट। बट अगर अदर इंफॉर्मेशन में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो रिपोर्ट को मॉडिफाई मत कर देना। हम रिपोर्ट में एक एडिशनल पैरा डालेंगे, एडिशनल पैरा डालते हैं टू डिस्कस द मटीरियल इनकंसिस्टेंसी, और व्हाट यू कैन डू is withdraw from the engagement or don't issue the report at all. So these are the other actions which are possible. इसके बाद सर आपने बोला एक तो होता है material misstatement in other information। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे कोई मटीरियल फैक्ट है जहां पे मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, यानी देयर इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन अदर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, आपने एयरटेल की रिव्यू रिपोर्ट देखी, उसके बाद आप उसकी एनुअल रिपोर्ट पे गए। एनुअल रिपोर्ट में एयरटेल ने लिख रखा था हमारा ईयर ऑन ईयर मार्केट शेयर 20% बढ़ गया, एक्चुअल में बढ़ा था 10%। क्या ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है? हाँ सर है। क्या करोगे? किसका गला पकड़ेंगे? मैनेजमेंट का। सो डिस्कस दिस मैटर विद द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट हो सकता है बोले कि भाई जो 20% मार्केट शेयर बढ़ा है ना, हम लिखना भूल गए कि वो ना टेलीकॉम में नहीं बढ़ा, ब्रॉडबैंड में बढ़ा है। तो आपने कंसीडर करनी है वैलिडिटी ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स, जरूरत लगे तो मैनेजमेंट को बोलना तुमको आता नहीं है, तुम थर्ड पार्टी को कंसल्ट करो। यू रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट फॉर थर्ड पार्टी कंसल्टेशन, ठीक है सर। इसके बाद भी अगर आपको लगता है अमेंडमेंट इज नेसेसरी और मैनेजमेंट नहीं मान रही, तो सर अब क्या करना है? मैंने कहा हमको कुछ समझ में नहीं आता, हमारे पास आंसर नहीं है, लीगल एक्शन ले लेना, यानी टेक अ लीगल एडवाइस एंड बेस्ड ऑन दैट यू शुड टेक अ प्रॉपर एक्शन ऑन द सेम। तो यही की यही बात आपके यहां पे दे रखी है, अकम्पनिंग इंफॉर्मेशन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। देन कम्स मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, दिस इज ऑल्सो वी हैव कवर्ड। नाउ एग्जांपल ऑफ मटीरियल इनकंसिस्टेंसी क्या होगा सर? बड़ा सिंपल है। आज की डेट में पेटीएम लॉसेस में चल रहा है, तो जब पेटीएम लॉसेस में चल रहा है तो सर इनका पीएनएल तो लॉस दिखा रहा है, बट इन लोगों ने एनुअल रिपोर्ट में क्या दिखाया ना? ऑल्टरनेट मेजर ऑफ अर्निंग। सर ऑल्टरनेट मेजर ऑफ अर्निंग मतलब मार्केट में आजकल एबिडा चल रहा है, इन्होंने एबिडा का भी छोटा भाई निकाला, एडजस्टेड एबिडा। जो एडजस्टेड एबिडा था वो तो पॉजिटिव दिखाया। अब इस चीज को आप मटीरियल मिसस्टेटमेंट मान सकते हो कब? जब ये एडजस्टेड एबिडा की कैलकुलेशन को एक्सप्लेन नहीं करते, या फिर ये एडजस्टेड एबिडा को पीएनएल से रिकंसाइल नहीं करते। अगर ये रिकंसिलिएशन मिसिंग है या ये कैलकुलेशन मिसिंग है तो इट कैन बी कंसीडर्ड अ मटीरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द एनुअल रिपोर्ट एंड योर आईएफआई। क्या ये पॉइंट समझ आता है? हाँ सर समझ गए। फिर हमने बात की थी कम्युनिकेशन की, प्लीज इस पार्ट को बस रीड कर लेना, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है। देन हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में अगेन इसको बस रीड करके चलेंगे। बेसिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसको लेके लेनी है कि जो पीएफआई है दैट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, उसमें मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इसके लिए हमने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं। देन 3 स्टैंडर्ड्स की बात याद रखनी है, 240, 250, 450। कम ऑन, 240, 250, 450। एक बार और 240, 250, 450। 240 में क्या मतलब क्या है?
मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किए ऑडिटर को क्या, एक तो जो भी फ्रॉड्स उसको मिले हैं एंड फ्रॉड रिस्क असेसमेंट, कम ऑन, जो भी फ्रॉड्स उसको मिले हैं एंड जो फ्रॉड रिस्क असेसमेंट है। 250 में उसने डिस्क्लोज किया जो भी नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, एंड 450 का मतलब है जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल नहीं है, जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल नहीं है, इसको लेके भी मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो बेसिक दो चीजें हो गई, 240, 250 एंड 450। ठीक है बॉस, ठीक है सर। देन रिपोर्टिंग में आपका टाइटल आ जाएगा, एड्रेस ही आ जाएगा। मुझे बताओ एड्रेस ही कौन होता है जनरली? सर हमने जोमेटो की रिपोर्ट में देखा था, यहां पे जो एड्रेस ही है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं। तो शेयर होल्डर्स एड्रेस ही कब होते हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हो तब शेयर होल्डर होते हैं, वरना रिव्यू के केस में यू विल रिपोर्ट इट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद आप बात करोगे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जस्ट रीड करके चलना। देन आप बोलोगे जो भी रिव्यू किया हमने किसके हिसाब से किया? 2410 के हिसाब से। फिर रिव्यू के अंदर जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं वो बता देना, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। These are substantially less in scope than audit. Since these are substantially less in scope than audit, we don't express a audit opinion. हम इस केस में audit opinion express नहीं करते। तो ये जो बात मैंने आपको बताई, this is same as 2400, तो वही की वही बात यहाँ पे repeat हो जाती है। देन सर हम अपना ओपिनियन कैसे लिखते हैं? हम अपने ओपिनियन को ऐसे लिखते हैं कि whether anything has come to auditor's attention which caused him to believe that IFI doesn't give a true and fair view, ठीक है, जब fair presentation framework होगा, या फिर anything has come to auditor's attention that makes him believe that IFI is not prepared as per the applicable FRF, then date, place, time नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, date, place, membership number, registration number of the firm, ठीक है, उसके बाद ऑडिटर का सिग्नेचर एंड यूडिन। सो यूडिन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स, इसमें हम कंजूसी नहीं कर सकते। अब मुझे एक बात बताना सारे के सारे बच्चे, जो आपका यूडिन है इसका कौन सा क्लॉज आएगा? विच क्लॉज ऑफ यूडिन विल यू राइट हेयर? सर दो ऑप्शन सिखाए थे आपने प्रोफेशनल एथिक्स में। अगर यूडिन जनरेट नहीं करते तो सीए इन प्रैक्टिस इज गिल्टी इन, सबसे पहले क्लॉज 9 पार्ट 1 ऑफ योर सेकेंड शेड्यूल। ये किसकी बात करता था? ये बात करता था मटीरियल डिपार्चर फ्रॉम गापा। गापा का मतलब क्या था? जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स ऑन ऑडिटिंग। दूसरा ऑप्शन क्या है सर? दूसरा ऑप्शन है 122। ये क्या बोलता था? नॉन कंप्लायंस विद पीआरजी। पीआरजी मतलब प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइन। क्योंकि यूडिन को लेके मार्केट में गाइडलाइन है, तो 122 भी आप इसमें लिख सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है। ठीक है बॉस, ठीक है सर। अब इसके बाद आ जाओ मेरे साथ, छोटे छोटे पॉइंट्स और रह गए हैं सर। क्या? जब भी देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप, आपने चेक करना है इज इट प्रायर टू एक्सेप्टेंस और आफ्टर एक्सेप्टेंस। अगर प्रायर टू एक्सेप्टेंस लिमिटेशन ऑन स्कोप है, एक्सेप्ट ही मत करो, पागल थोड़ी है जो एक्सेप्ट करेंगे ऐसी एंगेजमेंट, ठीक है सर। बट इफ इट इज आफ्टर एक्सेप्टेंस, प्लीज रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन ऑन स्कोप। स्टिल इफ दे रिफ्यूज, इसका इंपैक्ट कंसीडर करना। अगर तो इसका इंपैक्ट मटेरियल और परवेसिव है, चुपचाप पतली गली से विड्रॉ कर जाओ इफ पॉसिबल एज पर द लॉ रेगुलेशन। इसकी बात हमने सेबी में ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है सर। बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल to withdraw, you will disclaim your conclusion. But अगर impact material है, pervasive नहीं, then just give a qualified conclusion. यही बात आपके इस limitation on scope वाले पार्ट में दे रखी है। पूरा का पूरा ये पार्ट हमने इस चार्ट में go through कर लिया। Going concern का reporting we have already discussed. उसके अलावा ये कहता है डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल एफआरएफ। जब भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाएगी तो या तो क्वालिफाइड या एडवर्स कंक्लूजन आएगा। सर क्वालिफाइड कब आएगा? जब मटेरियल है बट परवेसिव नहीं। बट अगर इंपैक्ट मटेरियल प्लस परवेसिव है तो एडवर्स कंक्लूजन देके चलेंगे। ठीक है सर। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाओ, अदर कंसिडरेशंस। कम टू द लास्ट टॉपिक, अदर कंसिडरेशन। सर अदर कंसिडरेशन क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। सपोज आप कोई रिपोर्ट इशू कर रहे हो जिसके अंदर आईएफआई है, यानी देयर इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें आईएफआई है और आप सामने वाले को फील दे रहे हो दैट इट इज रिव्यूड। तो अगर रिव्यूड आईएफआई जा रहा है तो उसकी रिव्यू रिपोर्ट भी साथ में जाएगी भाई। अगर रिव्यू रिपोर्ट साथ में इंक्लूडेड नहीं है तो चेक करो रिव्यू रिपोर्ट में अनमॉडिफाइड कंक्लूजन था या मॉडिफाइड कंक्लूजन। अगर तो ये अनमॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट थी, टेक लीगल एडवाइस, ठीक है सर। बट अगर ये मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट थी तो भी लीगल एडवाइस, प्लस you will consider the possibility to resign from the audit of financial statement। यानी
हम रिव्यू तो रिपोर्ट दे चुके, वो तो चलो हो गया, जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां से भी हम रिजाइन कर देंगे। सर क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट बदमाश है। ऐसी बदमाश मैनेजमेंट के साथ काम करके कोई फायदा नहीं। तो रिव्यू तो हो गया, अब ऑडिट के साथ हम रिजाइन करके चले जाएंगे। तो यही बात यहां दे रखी है, हम मैनेजमेंट से एग्री करेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट में इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जहां पे सामने वाले को इंडिकेशन मिल रही है दैट दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन रिव्यूड, तो हमारी रिव्यू रिपोर्ट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड, टेक लीगल एडवाइस। बट इफ इट वॉज अ मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट, तो लीगल एडवाइस तो लेंगे ही, प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर पॉइंट आता है सर कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंडेंस सेट मतलब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है दैट इज लेसर, इसके अंदर ऑल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर ऑल इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस केस में क्या होगा, चेक करो कौन सी एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या ये लिस्टेड एंटिटी की है या अदर। अगर लिस्टेड एंटिटी का केस है तो उसके अंदर हम मान के चलते हैं, उसके अंदर हम मान के चलते हैं कि जो यूजर्स हैं दे हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर। बट अगर अदर केस है तो आपको एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा बाबू, आपको इसमें एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा कि जो भी कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको रीड करो, किसके साथ, विद द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर अगर इसमें ये स्टेटमेंट इंक्लूडेड नहीं है देन इसका नेचर आप कंसीडर कर सकते हो टू बी मिसलीडिंग एंड कंसीडर इट्स इंपैक्ट ऑन द रिपोर्ट। तो ये जो लास्ट में अटपटी चटपटी ये दो बातें दे रखी हैं, इन अटपटी चटपटी बातों को इग्नोर मत करना, क्योंकि 99.9999999% बच्चे, ठीक है, जितने जम्स डिटॉल भी नहीं मार पाता उससे ज्यादा बच्चे इन दो टॉपिक्स को इग्नोर कर जाएंगे। और यहां पे आईसीआई मसालेदार सवाल बना सकता है। कैसे सवाल बना देगा कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आईएफआई है बट रिव्यू रिपोर्ट नहीं, हाउ विल यू डील विद इट एज अ ऑडिटर, प्लस विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ इट वाज अ मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट। तो दोनों केसेस में क्या बोलेंगे, लीगल एडवाइस लेंगे, बट सेकंड नंबर केस में वी विल कंसीडर द पॉसिबिलिटी टू रिजाइन फ्रॉम द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर। तो यहां आपका पूरा का पूरा रिव्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में देखो क्या कहता है, प्रिपेयर द रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस, जिस बेसिस पे आप अपना कंक्लूजन वगैरह दे सको, प्लस लोगों को लगे कि हां आपने एसआरई से कंप्लाई किया, लॉज रेगुलेशन से कंप्लाई किया। एक क्वेश्चन दे रखा है, सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्वेश्चन करोगे मेरे साथ? आर यू पीपल रेडी टू डू द क्वेश्चन विद मी? यस सर। जल्दी से रीड करो और मुझे बताओ कैसे डील करना है इस मैटर के साथ, साथ में रीड करेंगे। देखो ये कहता है ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ अ कंपनी जिसके आप ऑडिटर भी हो। जब मैं रिव्यू कर रहा हूं और ऑडिटर भी हूं तो कौन सा एसआरई आ गया, एसआरई 2410। इट इज गैदर्ड ऑन इंक्वायरीज दैट देयर इज अ मेजर फायर, आग लगी मेजर फायर इन द प्लांट ऑफ अ कंपनी। It has resulted in massive disruption in the operation of the company. Worse still, बुरा से बुरा, इनकी मशीनरी और इन्वेंट्री भी अनइंश्योर्ड है। आग लगी तो लगी, इंश्योरेंस भी नहीं ले रखी थी, जिस वजह से बेचारों को सब्सटेंशियल लॉसेस हो गए। दिस मैटर इज डिस्क्लोज्ड इन द आईएफआई। दिल पे हाथ रख के बताओ कौन से टॉपिक की फील आ रही है, विच टॉपिक फील यू गेटिंग इन दिस क्वेश्चन? सर लॉसेस हुए हैं, लॉसेस को लेके डिस्क्लोजर है, आईसीएआई कान में आके बोल रहा है मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। तो अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न मिलती है, तो ये पूछ रहा है हाउ विल यू डील विद द सेम इन योर रिपोर्ट। मैंने कहा चुपचाप इसमें डालेंगे मुर्ग पैरा नहीं, ईओएम पैरा। हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे, कैसे? मॉडिफाई द रिव्यू रिपोर्ट बाय एडिंग ईओएम पैरा। यहां मॉडिफिकेशन का मतलब यह नहीं है कि मैं डाकू ओपिनियन दे रहा हूं, डिस्क्लेमर, एडवर्स और क्वालिफाइड नहीं, बस ईओएम पैरा वाली मॉडिफिकेशन आपने यहां पे लिख के चलनी है। ठीक है बॉस, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और आ जाओ, क्या सीरत है। देखो क्या कहता है, सीए सीरत इज कंडक्टिंग द रिव्यू ऑफ द क्वार्टरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिसकी वो ऑडिटर भी है। अगेन क्वार्टरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू और ऑडिटर, कौन सा एसआरई आ गया, 2410। शी बिलीव्स इट इज नेसेसरी टू मेक अ मटीरियल एडजस्टमेंट। एक मटीरियल एडजस्टमेंट करनी जरूरी है, टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। इसने इस मैटर को सीएफओ को बताया,
ऑडिट कमिटी को बताया, बट इसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। नाउ टेल व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू हर, क्या क्या ऑप्शंस इसके पास अवेलेबल है। तो सर एक बात बताओ, जब भी आपको लगता है मटेरियल एडजस्टमेंट्स करने की नीड है, यानी क्या मैं बोल दूं, यहां पे कहीं ना कहीं इसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट की फील आ रही है, चाहे तो या तो एविडेंस मिला हो या फिर ना मिला हो, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा कि इसको एविडेंस मिला या नहीं मिला। तो ये क्या करेगी, सबसे पहले तो ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकती है। बट अगर ये केस है कि मान लो इसको एविडेंस नहीं मिला, अगर ये केस है कि एविडेंस नहीं मिला बट इंपैक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी, तो ये विड्रॉ भी कर सकती है। अब इस पे सवाल उठता है, ये विड्रॉ कहां से करना चाहती है, रिव्यू से करना चाहती है या ऑडिट से भी करना चाहती है। रिव्यू से करना चाहती है या ऑडिट से भी करना चाहती है, तो सारे बच्चे देखो क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी रिपोर्ट, यानी जो ओपिनियन इसको सही लगता है डाकू में से वो दे देगी, डिस्क्लेमर, एडवर्स या क्वालिफाइड। ठीक है सर, प्लस शी विल कंसीडर विड्रॉइंग, ठीक है, विड्रॉइंग फ्रॉम दिस एंगेजमेंट यानी रिव्यू एंगेजमेंट, एंड दूसरा ऑप्शन क्या है, रिजाइन फ्रॉम द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो रिव्यू एंगेजमेंट के साथ वर्ड यूज होता है विड्रॉ और ऑडिट के साथ वर्ड यूज होता है रिजाइन। ठीक है बॉस, ठीक है सर। लास्ट में आता है सर हमारा थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे क्या कहता है सर, जो हमारा एक्सपर्ट है ना आज की डेट में, एक समय पे वो भी बिगनर ही था, एक समय पे वो भी बिगनर ही था। तो ये बिगनर एक्सपर्ट बना कैसे, ये बिगनर एक्सपर्ट बना कैसे सर, इसकी सीक्रेट रेसिपी क्या है। गिव अप करके नहीं, कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करके, कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करके। इफ यू कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड, इफ यू कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो अगर वो क्वेश्चन आपसे पहली बारी में नहीं होता तो ऐसा समझना किसी से भी नहीं होता। अगर वो कॉन्सेप्ट पहली बारी में आपको याद नहीं होता तो ऐसा समझना किसी से भी नहीं होता। बट हां, अगर हमें बिगिनर से एक्सपर्ट की पोजीशन पे जाना है तो हमको एक बार और ट्राई करना पड़ेगा, 2 बार और ट्राई करना पड़ेगा, जब तक हमसे वो चीज कंफर्टेबली ना होने लग जाए, जब तक हम उसमें एक्सपर्ट ना बन जाए, हमको ट्राई तो करना पड़ेगा। बिकॉज ट्राई करने में ना पैसे नहीं लगते, ट्राई करने में पैसे नहीं लगते, बस एक उम्मीद लगती है, बस एक मनोकामना लगती है कि हमको अपने लिए कुछ अच्छा करना है, हमको अपने लिए कुछ अच्छा करना है, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। सो इफ यू रियली विश फॉर योर बेस्ट ऑफ द फ्यूचर, अगर आप भी चाहते हो आपको चीजों में अच्छा कंफर्ट आए, तो हमेशा याद रखना, पहले ही दिन, पहले ही मोमेंट पे आप एक्सपर्ट नहीं रहोगे। धीरे धीरे व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हेन यू कंसिस्टेंटली मूव फॉरवर्ड, एवरीथिंग डज फॉल इन प्लेस। और जब चीजें इन प्लेस फॉल करती हैं तभी हम राइज करते हैं, तभी हम लाइफ में राइज करते हैं। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड SRE 2410। जिस तरह से मैंने आपको बताया, जिस अप्रोच के साथ बताया, वैसे ही आपने इस SRE के साथ डील करना है। देखो पॉइंट क्या है ना, ICI का काम है फैलाना, हमारा काम क्या है, समेटना। क्योंकि किसी ने सही कहा है, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए के बाद। तो अगर आप इस सिंपलिस्टिक हार्ड वर्किंग अप्रोच के साथ चलोगे, डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। सो थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम डे, एंड यस, हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ऑल द बेस्ट, लगे रहो।